हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा राधे राधे। तो आज हम यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित सारी घटनाओं को पढ़ेंगे, जो घटनाएं हमारे 1885 से लेके 1947 तक घटी हुई हैं। इन सारी घटनाओं के बारे में हम एक एक कर पढ़ेंगे। तो चलिए आइए हम देखते हैं सबसे पहली घटना हमें क्या पढ़नी है। तो सबसे पहला घटना यहाँ पर जो हमारा है वो कांग्रेस का गठन है। देखिए, चीज़ों को आप क्या करेंगे कि कहानी के जरिए पढ़िए, ना कि इसे आपको रटना है। कहानी के जरिए पढ़ने के बाद हम आपको इस सारी घटना को पढ़ाने के बाद इस घटना से संबंधित आपको जितने भी एमसीक्यूज होंगे हम उन्हें आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो पहली हमारी घटना क्या है? कांग्रेस का गठन है। दूसरी घटना हमारी क्या है? बंगाल का विभाजन है। तीसरी घटना आपकी है गांधी जी के सभी आंदोलन। चौथा है आपका रोलेट एक्ट। इस तरीके से हमने सारी घटनाओं को ये लिख रखा है, आप यहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की 1885 से 1947 तक से लेकर तक की जो घटनाएं हैं, उसमें से जो हमारी पहली घटना है हम उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हमारी जो पहली घटना है वो घटना हमारी कौन सी है, हम सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आखिर है क्या। देखिए, जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की स्थापना देश के एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने तथा ब्रिटिश सरकार के सुरक्षा कपाट के रूप में हुआ था। देखिए, इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी और किस लिए हुई थी हम ये भी बता देते हैं। जो हमारी कांग्रेस की स्थापना हुई थी ये अपने भारतीयों ने अपने बचाव के लिए किया था और बाद में यही कांग्रेस ने आगे जाकर देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो आप सभी यहाँ पर देखिए, उसके बाद हम चलिए देखते हैं यहाँ पर स्थापना कब हुई थी इसकी। तो स्थापना आपका हुआ था 28 दिसंबर 1885 में। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो इसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम का जो पूरा नाम था एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम था और ये कहाँ के निवासी थे? ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। जो यह कांग्रेस की हमारी जो स्थापना हुई थी तो ये कहाँ पर हुई थी उसे हम देखते हैं। इसका जो स्थान है ये मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी। उस समय का जो वायसराय था वो लॉर्ड डफरिन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था इसका जो नामकरण था बाद में दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण किया। सबसे पहले इसका जो नाम था वो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। बाद में जो दादा भाई नौरोजी हैं उन्होंने नामकरण करने के बाद इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। अब चलिए अगली घटना को हम देखते हैं क्या है, इसके बाद क्या होता है। अब अगला घटना हमारा आता है बंगाल का विभाजन, जो 1905 में आपका हुआ था। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य था हिंदू और मुस्लिमों की जो एकता थी उनकी एकता को तोड़ना था। उस समय जो वायसराय था वो वायसराय आपका लॉर्ड कर्जन था। देखिए, यहाँ पर लॉर्ड कर्जन का उद्देश्य कुछ और था, लेकिन इन्होंने भारतीयों को अपना उद्देश्य अलग बताया था। इन्होंने भारतीयों से कहा था कि हम ये जो विभाजन कर रहे हैं वो सिर्फ प्रशासनिक सुधार के लिए कर रहे हैं, सिर्फ इसके लिए हम कर रहे हैं, ना कि इन्होंने कहा था कि इन्होंने एक तर्ज दिया कि जो हम ये बंगाल का विभाजन कर रहे हैं ये प्रशासनिक सुधार के लिए कर रहे हैं, लेकिन इनका जो मेन उद्देश्य था उसका उद्देश्य क्या था? हिंदू और मुसलमानों की एकता को तोड़ने का उद्देश्य था। अब देखिए, ये जो बंगाल का विभाजन था लागू कब हुआ था? तो ये बंगाल का जो विभाजन है ये 16 अक्टूबर 1905 में आपका लागू कर दिया गया था। अब देखिए, जो बंगाल का विभाजन है, बंगाल हमारा दो पार्ट में बट गया था। पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा पूर्वी बंगाल। पश्चिम बंगाल जहाँ पर हिंदुओं का जनसंख्या अधिक था और पूर्वी बंगाल में आपके मुस्लिमों की जनसंख्या अधिक थी। अब आइए देखते हैं पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल कैसे कैसे प्रांतों में बट गए। तो देखिए, जो हमारा पश्चिम बंगाल था वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बटा था और जो पूर्वी बंगाल था वो पूर्वी बंगाल और असम में बटा। और जो हमारा पश्चिम बंगाल था वहाँ पर हिंदू जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र था, मतलब यहाँ हिंदुओं की जो जनसंख्या थी वो अधिक थी और जो हमारा पूर्वी बंगाल था वहाँ पर मुस्लिमों की जो जनसंख्या थी वो अधिक थी। अब आइए अगली घटना देखते हैं क्या होता है इसके बाद। अब देखिए, बंगाल का विभाजन कैसे हुआ। देखिए, 3 दिसंबर 1903 में क्या हुआ था कि विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में रखा गया और 19 जुलाई 1905 में जनता के सामने प्रस्ताव रखा गया। देखिए, 3 दिसंबर 1903 में आपके ब्रिटिश संसद में रखा गया और 19 जुलाई 1905 में ये कहाँ रखा गया? जनता के सामने रखा गया। जैसे ही ये जनता के सामने रखा गया,
अगली सुबह 20 जुलाई 1905 में समाचार पत्रों में विभाजन की घोषणा क्या कर दी गई, प्रकाशित कर दी गई। अब क्या हुआ कि जब ये विभाजन की घोषणा प्रकाशित कर दी गई तो यहाँ पर लोगों में आक्रोश फैलना प्रारंभ हो गया। अब ये 7 अगस्त 1905 में लोग इसका क्या किए, विरोध करना आरंभ कर दिए। उसके बाद ये विभाजन रुकता नहीं है। ये 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाता है और लास्ट में इन लोगों ने बंगाल का विभाजन कर देते हैं। अब आइए अगली घटना देखते हैं क्या है हमारा। बंगाल का विभाजन होने के बाद अगली घटना क्या घटित होती है। देखिए 16 अक्टूबर 1905 से विभाजन लागू हो गया। विभाजन के फलस्वरूप बंगाल एवं संपूर्ण देश में रोष एवं विरोध की लहर फैल गई। अब उसके बाद क्या होता है कि 16 अक्टूबर को लोग क्या करने लगे, 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। जब ये क्या हुआ, विभाजन लागू हो गया तो उसी दिन लोगों ने शोक दिवस मनाया और रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस मनाया गया। ये जो रक्षाबंधन दिवस है, जो हिंदू मुस्लिम की एकता को लोग तोड़ने के लिए किए थे, उसी एकता को ये बनाए रखने के लिए रक्षाबंधन दिवस मनाए। और बंगाल विभाजन के अवसर पर ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा। और ये जो रविंद्र प्रसाद हैं, इन्होंने 2 राष्ट्रीय गीत लिखा, एक बंगाल के लिए और एक भारत के लिए लिखा था। ये आप सभी को पता होगा। अब आइए उसके बाद हम अगली घटना देखते हैं क्या होता है। देखिए 1906 में मुस्लिम लीग आता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा के पश्चात मुसलमानों का एक शिष्टमंडल जिसमें 36 लोग शामिल थे, आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से ये लोग मिले। जब ये लॉर्ड मिंटो से मिले, देखिए क्या होता है, इस शिष्टमंडल ने केंद्रीय, प्रांतीय, स्थानीय निकायों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। वहाँ पे ये लोग इस मंडल की क्या किए, मांग किए। अगला हम देखते हैं क्या है कि ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की गई। अब यहाँ पर जब घोषणा की गई तो क्या हुआ, देखिए इसकी जो स्थापना हुई वो 1906 में हुई। आगा खान, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। और जो चौथे थे यहाँ पर वो थे मुस्लिम अली जिन्ना, 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए। देखिए इसका अलग लिखने का मतलब ये है कि क्वेश्चन आपको पूछता है कि जो ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और ये तीनों का नाम दे देता है, कहता है कि किसके नेतृत्व में यह किया गया है। तो नेतृत्व में जब आएगा तो यहाँ पर इन तीनों का नाम आएगा। ये नेतृत्व में मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। जो मोहम्मद अली जिन्ना है वो सिर्फ लीग में क्या हुए थे, शामिल हुए थे। वो कब शामिल हुए थे, आपके 1913 में शामिल हुए थे। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ही क्वेश्चन आपको फंसाता है। अगला हम देखते हैं क्या है हमारा। अब देखिए 1907 कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। 1907 में क्या होता है, अधिवेशन होता है। और ये अधिवेशन कहाँ होता है, आपका सूरत में होता है। सूरत में होता है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो रासबिहारी घोष होते हैं। और इसी अधिवेशन के टाइम क्या होता है, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। ये जो विभाजन होता है एक गर्म दल में होता है और दूसरा कहाँ होता है, नरम दल में होता है। अब देखिए हम कुछ गर्म दल और नरम दल के नेताओं को देख लेते हैं। अब विभाजन हुआ है तो यहाँ नेता भी अलग अलग होंगे, कुछ गर्म दल में आएंगे और कुछ नरम दल में आएंगे। तो देखिए आप क्या करेंगे यहाँ पर कि जो गर्म दल के नेता हैं, सिर्फ 4 नेता हैं, तो उनको याद रखिएगा। तो आपके जो नरम दल के नेता हैं वो आसानी से आपको याद हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर उदारवादी अथवा नरमपंथी नेता भी इन्हें कहते हैं। तो सबसे पहले कौन थे, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण खोखले, आदन मोहन बसु, दिनसा ई वाचा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, डॉक्टर रासबिहारी घोष, मनमोहन घोष। देखिए नरमपंथी का मतलब होता है कि ये बहुत शांत स्वभाव के लोग थे और जो गर्म दल के नेता थे ये बहुत उग्रवादी टाइप के थे। अब यहाँ पर देखिए इसमें कौन कौन आते हैं, आपके बाल गंगाधर तिलक आते हैं, लाला लाजपत राय आते हैं, तीसरा आपके कौन आते हैं, बिपिन चंद्र आते हैं। और देखिए
चौथे आपके कौन आते हैं, अरविंद घोष आते हैं। और यहाँ पर इन तीनों को किसको, लाल, बाल और पाल, इन्हीं को कहा जाता है। किसको, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। तो इन्हें लाल, बाल और पाल से आप याद रख सकते हैं। और लास्ट में आपके आते हैं अरविंद घोष, तो इन्हें भी आप याद रख सकते हैं। यही 4 नेता हैं जो आपके गरम दल के नेता हैं। अब आइए अगली घटना को हम देखते हैं। चलिए, अब जैसे ही कांग्रेस का विभाजन होता है 1907 में, उसके बाद आता है आपका 1908। 1908 में क्या होता है आपका कि खुदीराम बोस को फांसी दी जाती है। अब क्यों फांसी दी जाती है, हम उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, शहीद खुदीराम बोस भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने वाले सबसे युवा क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, इनका जो जन्म था वो 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मदीनापुर जिले में हुआ था। अब ये क्या थे कि ये सबसे युवा क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम क्या होता है कि मुजफ्फरपुर के जज D.H. किंग्सफोर्ड को मारने की साजिश के आरोप में खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल भेजा गया था, जिसे मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें किस जेल में भेजा गया था, मुजफ्फरपुर जेल में भेजा गया था। और इस यहाँ पर मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के नाम से भी इसे हम क्या करते हैं, जानते हैं। अब अगला देखते हैं क्या है कि 11 अगस्त 1908 को, ठीक है, कब, 11 अगस्त 1908 को 18 साल की उम्र में उन्हें फांसी पर लटका दिया जाता है। अब जैसे उन्हें फांसी पर लटका दिया जाता है, उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे कम उम्र का शहीद बना दिया। मतलब कि ये जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के ये सबसे कम उम्र के शहीद थे। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, तो कौन थे ये, खुदीराम बोस जी थे। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं क्या है हमारा। अब अगली घटना क्या है हमारा, अब आता है 1911। अब 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है। जैसे हम लोग देखें कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, तो यहाँ पर बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। क्यों रद्द कर दिया गया कि जैसे ही बंगाल का विभाजन हुआ, लोगों में बहुत आक्रोश फैलने लगा। तो इसकी वजह से 1911 में इन लोगों ने क्या किया कि बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया। अब आता है हमारा 1913 गदर पार्टी। अब देखिए इसमें क्या होता है, गदर पार्टी में क्या होता है, देखिए जो ये गदर पार्टी था, ये भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए भारतीयों द्वारा आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था। अब हम देखते हैं आगे क्या है कि जो इसका गठन है वो 1913 में हुआ था, और इसका जो मुख्यालय है वो सैन फ्रांसिस्को में था। कहाँ पर था, सैन फ्रांसिस्को में था। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इसकी जो स्थापना है हमारे गदर पार्टी की, वो कौन करता है। तो गदर पार्टी की जो स्थापना है वो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भावना ने की थी। अब आइए अगली घटना देखते हैं हमारा क्या है। अगली घटना में है आपका 1914 तब तक आ जाता है, और 1914 में क्या होता है, हमारा प्रथम विश्व युद्ध होता है। ये प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 4 साल तक चलता है, 1914 से लेके 1918 तक चलता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि 1915 में गांधी जी का भारत में आगमन होता है। अब गांधी जी भारत में आते हैं और वो कहते हैं भारतवासियों से कि जो भारतीय सेना है उनसे कहते हैं कि आप सभी जो युद्ध हो रहा है उसमें अंग्रेज़ों का साथ दीजिए, ताकि अंग्रेज़ों का साथ देने से ये अंग्रेज़ हमारे लिए आगे चलकर कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन अभी हम इसके नीचे पढ़ेंगे कि अंग्रेज़ जब रॉलेट एक्ट लाते हैं तो हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं करते हैं। वहीं से गांधी जी का दिमाग अलग चलने लगता है और वहीं से विद्रोह होना शुरू हो जाता है। तो पहले चलिए हम 1916 को पढ़ते हैं, बाद में ये चीज़ें याद रखिएगा, नीचे हम आपको ये बताएंगे। अब सैनिक इनकी बातें सुनने भी लगे थे और वे प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों का साथ भी देने लगे थे। अब आता है 1916। 1916 जैसे आता है लखनऊ समझौता। 1916 में क्या होता है, लखनऊ समझौता होता है। अब देखिए 1916 में जो समझौता होता है, इसमें क्या होता है कि ये जो आपका 1916 का जो अधिवेशन होता है वो आपका कहाँ होता है, वो लखनऊ में होता है। और इसके 2 अध्यक्ष होते हैं, वो कौन होते हैं, अंबिका चरण मजूमदार होते हैं। अब इसी 1916 में क्या होता है, नरम दल और गरम दल का
एकीकरण हो जाता है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि 1907 में ये नरम दल और गरम दल अलग अलग हो जाते हैं, कांग्रेस का क्या होता है, विभाजन हो जाता है। अब जैसे ही 1916 में आते हैं, ये दोनों एक साथ हो जाते हैं और यहाँ पर क्या होता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी समझौता हो जाता है। अब देखिए इसी 1916 में होम रूल लीग आंदोलन शुरू होता है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है होम रूल लीग आंदोलन। तो यह प्रथम विश्व युद्ध के समय प्रथम भारतीय प्रतिक्रिया थी जो आयरिश होम रूल लीग से प्रेरित थी। आंदोलन का उद्देश्य राजनीतिक शिक्षा और सार्वजनिक बैठकों के माध्यम से स्वशासन प्राप्त करना था। अब देखिए जो हमारा होम रूल लीग था, यहाँ पर इसकी स्थापना दो लोगों ने की थी। पहला कौन किया था कि बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने कहाँ किया था, इन्होंने पूरे होम रूल लीग की स्थापना की थी। और दूसरा होम रूल लीग की स्थापना कौन किया था, एनी बेसेंट ने की थी। और ये क्या की थी, ये मद्रास होम रूल लीग की स्थापना की थी। देखिए दो लोगों ने होम रूल लीग की स्थापना किया, कौन, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक किसका किए, पूरे होम रूल लीग की स्थापना किए और एनी बेसेंट मद्रास होम रूल लीग की स्थापना की। अब आइए अगली घटना देखते हैं क्या हमारा। अगली घटना आता है हमारा चंपारण। अब देखिए गांधी जी 1915 में आते ही हैं और अब यहाँ से चंपारण 1917 में शुरू हो जाता है। देखिए 1917, ये जो आपका चंपारण है ये बिहार का एक जिला है आपका। तो यहाँ पर एक नेता थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। इन्हें पता चलता है कि गांधी जी आए हुए हैं, तो ये क्या करते हैं, गांधी जी से मिलने जाते हैं और चंपारण बिहार की स्थिति के बारे में गांधी जी से बताते हैं। और गांधी जी क्या करते हैं कि वहाँ की 3 कठिया प्रणाली के बारे में ये क्या करते हैं, गांधी जी को पूरी जानकारी देते हैं। और गांधी जी चंपारण चलने को कहा और गांधी जी से ये कहते हैं कि आप चंपारण चलिए। देखिए ये कहाँ के हैं, राजकुमार शुक्ल जी कहाँ के थे, ये बिहार के थे। बिहार एक स्थानीय नेता थे ये, ठीक है। और ये इन्हें पता चलता है कि गांधी जी आए हैं, तो ये गांधी जी के पास आते हैं और गांधी जी को 3 कठिया प्रणाली के बारे में बताते हैं और गांधी जी को चंपारण चलने को कहते हैं। अब आइए हम बताते हैं कि ये 3 कठिया प्रणाली है क्या, इसे हम जान लेते हैं। तो देखिए 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज बगान मालिकों ने किसान से करार करा लिया था कि वे अपनी भूमि के 3/20 में हिस्से पर नील की खेती अवश्य करेंगे। इसी को क्या कहते हैं, 3 कठिया प्रणाली कहा जाता है। देखिए यहाँ पर ये जो अंग्रेज थे, इन्होंने हमारे किसानों को ऐसा कह दिया था कि इनको फिक्स कर दिया था कि 3/20 हिस्से में आपको नील की खेती करनी ही करनी है, बाकी आप कुछ भी करिए। तो इसी से किसान बहुत परेशान थे। तो किसानों की बात राजकुमार शुक्ल जी सुने और ये गांधी जी के पास गए। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर यही आपका क्या चलता है, आंदोलन चलता है चंपारण का और यहाँ गांधी जी की जीत भी होती है। देखिए इसी सत्याग्रह के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी जी को महात्मा की क्या दी जाती है, उपाधि दी गई और उसके बाद से उन्हें गांधी के नाम से बुलाया जाने लगा था, महात्मा गांधी के नाम से बुलाया जाने लगा था। किस प्रणाली के तहत, चंपारण जब चला था उसी टाइम गांधी जी को किसने कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था, क्या उपाधि दी थी, महात्मा की उपाधि दी थी। अब आइए अगली घटना के बारे में हम पढ़ते हैं कि अगली घटना क्या है। तो अगली घटना हमारा क्या होता है कि चौरी चौरा का कांड होता है 1922 में। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1917 के बाद हम चलते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा, ये पीडीएफ थोड़ा अलग बन गया है। अब चंपारण सत्याग्रह के बाद आपका आता है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जो कि 1918 में आपका आता है। चंपारण सत्याग्रह के बाद जो 1918 में गांधी जी अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों से क्या होते हैं, मिलते हैं और उनकी समस्या को वो समझे, उनसे मिले और उनकी समस्या को वे समझे। देखिए यहाँ भी एक आंदोलन चला। अभी उस आंदोलन जो चंपारण का आंदोलन था वो किसके लिए था, नील की खेती के लिए को लेकर था, ठीक है। तो वहाँ पर गांधी जी वो जीते, मतलब क्या कहते हैं, वहाँ पे उन्हीं की जीत हुई। अब यहाँ पर फिर से कपड़ा मिल के लिए हुआ, तो यहाँ भी गांधी जी गए और मजदूरी की बातों को सुने। तो यहाँ का विवाद क्या था हम वो देख लेते हैं। यहाँ का जो विवाद था प्लेग एक बोनस को लेकर था। जब प्लेग की समाप्ति हुई तो मालिक बोनस को समाप्त करना चाहते थे, मजदूरी ने इसका विरोध किया और गांधी जी ने
मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा। यहाँ पर गांधी जी ने क्या कहा मजदूरों को कि वो हड़ताल पर जाएं, और यहाँ पर मजदूर हड़ताल पर गए और यहाँ पर भी गांधी जी की जीत हुई। अब इसके बाद आपका क्या आता है कि 1918 अब एक आपका और आता है आंदोलन, यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए अब उसके बाद आता है आपका आंदोलन, इसमें देखिए आपका एक और आंदोलन बचा है, वो हम नीचे पढ़ेंगे। तो इसके बाद 1919 आता है 1918 के बाद। तो इसमें क्या आता है आपका रॉलेट एक्ट आता है। अब देखिए रॉलेट एक्ट में क्या होता है, जब 1918 में जब विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, तो उसके बाद ही 1919 में अंग्रेजों द्वारा रॉलेट एक्ट को भारत में लाया गया। जैसे ही 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हुआ, वैसे ही क्या हुआ, जैसे हम आपको बता दिए थे कि जो प्रथम विश्व युद्ध था वो हमारा 1914 से लेकर 1918 तक चला था। तो वहाँ पे जैसे वो विश्व युद्ध समाप्त होता है 1919 में अंग्रेजों द्वारा रॉलेट एक्ट को लाया जाता है। और इसके पहले हमने आपको बताया था कि जो गांधी जी थे उन्होंने भारतीयों को उत्साहित किया था कि आप अंग्रेजों का साथ दीजिए, अंग्रेज हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन यहाँ पर अंग्रेजों ने हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया, आइए देखते हैं। परंतु इस एक्ट में भारतीयों के लिए कोई अच्छी बात नहीं थी। ठीक है, ये जो रॉलेट एक्ट आया था इसमें हम भारतीयों के लिए कोई भी अच्छी बात नहीं थी, जैसा गांधी जी और भारत के लोग क्या कर रहे थे, सोच रहे थे। कि गांधी जी यही ना सोच रहे थे कि जब हम सैनिकों को उनके साथ भेजेंगे, उनके युद्ध में उनका साथ देंगे, तो ये अंग्रेज भी हमारा साथ देंगे। लेकिन यहाँ पे अंग्रेज क्या करते हैं, हमारे साथ धोखा करते हैं। क्योंकि जैसे हमने ऊपर चर्चा की थी आपको कि गांधी जी भारतीय को विश्व युद्ध में अंग्रेज की मदद के लिए अंग्रेजी सेना में भर्ती होने में प्रोत्साहित दे रहे थे। ठीक है, अब यही उल्टा हो गया, ये क्या कि हमारे साथ धोखा कर गए और इन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। उस टाइम क्या होता था, देखिए अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ ये जो था रॉलेट एक्ट था वो बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून था। ये क्यों था बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून? क्योंकि यहाँ पर क्या था, सिर्फ ये लोग आपको शक के आधार पर भी आपको गिरफ्तार कर लेते थे और आपके ऊपर कोई भी मुकदमा दर्ज कर देते थे। अगर शक के आधार पर आपको गिरफ्तार कर दिए हैं तो आपको देशद्रोही या कोई भी मुकदमा आप पर चला सकते थे। मतलब इनका बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून हो गया था। ठीक है, यहाँ पे इनकी क्या हुई थी, मनमानियाँ चलना शुरू हो गई थी। अब आगे देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। अब देखिए जैसे इनकी मनमानियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, अब 1919 जलियांवाला बाग नरसंहार हम देखते हैं। इसमें क्या होता है कि पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के बाद जनता का आक्रोश तेज हो गया। क्योंकि अभी हमने आपको बताया था कि ये बिना अपील, बिना बिना दलील का ये कानून स्टार्ट कर दिए थे। किसी को भी शकवश क्या कर लेते थे, गिरफ्तार कर लेते थे। तो यहाँ पे दो नेता थे, उनको भी शकवश इन्होंने गिरफ्तार कर लिया था। और जैसे इन्होंने गिरफ्तार किया उसके बाद जनता में क्या हुआ, आक्रोश फैलने लगा, कई जगह हिंसाएं भी होने लगी। अब उसके बाद क्या होता है कि अमृतसर शहर में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को शाम 5 बजे जलियांवाला बाग में विभाग सभा में रॉलेट एक्ट, डॉक्टर सत्यपाल आदि के बारे में क्या चल रहा था, आपका भाषण चल रहा था। तभी सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रोगिनॉल्ड डायर ने फौज द्वारा भीड़ पर गोली चलाने का क्या कर दिया, आदेश दे दिया और घायलों की संख्या 1200 बताई गई। ठीक है, जो सरकारी आंकड़े थे वहाँ पर देखिए क्या हुआ था और जो रियलिटी था वो देखिए क्या हुआ था। घटनाक्रम में लगभग 1500 लोग मारे गए थे। वैसे सरकारी आंकड़ों के अनुसार मारे गए लोगों की संख्या कितनी थी, 300 कितनी थी, 79 थी। लेकिन घायल हुए थे कितने, 1200 और मारे गए थे कितने, 1500। तो ये अपनी जनसंख्या को क्या करते थे, हमेशा कम बताते थे। तो चलिए सरकारी आंकड़े में आप देखे होंगे कि हमेशा जनसंख्या को कम बताया जाता है। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। उस समय कौन वायसराय था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। अब अगली घटना देखते हैं क्या होता है इसके बाद। अब खिलाफत आंदोलन आता है आपका, ये 1919 से लेकर 1922 तक चलता है। देखिए उस समय क्या था कि तुर्की के खलीफा को सारे विश्व के मुस्लिमों का धार्मिक गुरु माना जाता था और उनके ऊपर अंग्रेजों द्वारा बुरा व्यवहार किया जा रहा था। और अंग्रेजों के उनके साथ इस बुरे व्यवहार को लेकर भारत में मुस्लिमों ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया, खिलाफत आंदोलन को शुरू कर दिया। ठीक है, ये क्या किए, ये जो आपके तुर्की थे, तुर्की जी
ये मुस्लिमों के धार्मिक गुरु माने जाते थे। जब अंग्रेजों ने इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया तो मुसलमानों ने क्या किया कि अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया, खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। अब गांधी जी भी इसी आंदोलन में सहयोग किया था। गांधी जी भी क्या किए थे इसी आंदोलन में। देखिए गांधी जी हर आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या था, क्योंकि वे मुस्लिमों को भी भारत के अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना चाहते थे। देखिए क्योंकि जो हिंदू मुस्लिम अलग हो गए थे, यहाँ पर गांधी जी अपना दिमाग लगाए और वो साथ दिए और वो ये चाहते थे कि जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें मुस्लिम को भी हम जोड़ें। प्रारंभ में इस आंदोलन नेतृत्व अली बंधुओं, शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, जो स्टार्टिंग इसकी थी वो ये आंदोलन की वो अली बंधु जो थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, इन दोनों के नेतृत्व में किया जा रहा था। लेकिन बाद में क्या हुआ, खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व था वो गांधी जी को दे दिया गया। अब देखते हैं अगली घटना क्या होता है। देखिए ये खिलाफत आंदोलन आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब अगली घटना यहाँ पर क्या होता है, आता है आपका खिलाफत आंदोलन के बाद आता है आपका असहयोग आंदोलन। जो असहयोग आंदोलन आपका है ये होता है 1920 में। अब 1920 में असहयोग आंदोलन चलता है। इन सब घटनाओं को देखते हुए गांधी जी द्वारा अगस्त 1920 में, देखिए जितनी भी घटना घट रही थी उन घटनाओं को देखते हुए गांधी जी द्वारा 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी गई थी। और यह गांधी जी का भारत में सबसे बड़ा आंदोलन में से एक था। जो यह असहयोग आंदोलन था ये गांधी जी का सबसे बड़ा आंदोलन, मतलब जितने भी उन्होंने आंदोलन किया सारे आंदोलन में से सबसे बड़ा आंदोलन यही उनका था। अब यहाँ पर देखिए क्यों बड़ा था ये देख लेते हैं। क्योंकि यह आंदोलन अहिंसक होना था, जिसमें भारतीयों को अपने किताबों का त्याग करना था। ठीक है, सरकारी शिक्षण संस्थानों का, सरकारी सेवा का, विदेशी सामान और चुनावों का बहिष्कार करना था। यहाँ पर इस तरीके से आंदोलन चलाना था, ये अहिंसक आंदोलन होना था। अब देखिए क्या होता है कि अंततः करों का भुगतान करने से इनकार करना था। मतलब जो भी लोग कर का भुगतान करते थे अंग्रेजों को, उन्हें मना करना था। और यहाँ पर और क्या था कि गांधी जी ने अपने केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी। गांधी जी को अंग्रेजों ने खुश होकर केसरी हिंद की उपाधि दी थी। जब गांधी जी गुस्सा हुए तो उन्होंने कहा कि ये अपना वापस ले लो। और उन्होंने सबसे ये कहा कि उनकी जो किताब है उनका त्याग करो, जो सरकारी संस्था है उन सब चीज़ों का त्याग करो। यहाँ पर इस तरीके से उन्होंने मतलब बहुत शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू किया, मतलब हर चीज़ों का बहिष्कार करना शुरू किया। लेकिन अब होता क्या है इसके बाद, जैसे गांधी जी ये असहयोग आंदोलन चलाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, अब यहाँ पर आते हैं, देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चौरी चौरा वाला कांड कर देते हैं। अब यहाँ पर चौरी चौरा का कांड हो जाता है। ये कब होता है आपका 5 फरवरी 1922 में। अब जैसे ही चौरी चौरा का देखिए कांड होता है, क्या होता है इसमें कि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरी चौरा में किसानों के एक जुलूस पर पुलिस वालों द्वारा गोली चलाने पर भीड़ ने थाने को जला दिया। किसानों का एक जुलूस निकल रहा था, उस पर पुलिस वालों ने क्या किया, गोली चलाया। और उस भीड़ ने क्या किया कि वहाँ पर क्या किया कि थाने को ही जला दिया। अब जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को हिंसात्मक होते देख, ठीक है, उन्हें क्या करना था, अहिंसात्मक करना था। वहाँ हिंसा का कोई रोल नहीं था गांधी जी का। लेकिन अब ये आंदोलन क्या हिंसात्मक होते जा रहा था, तो उन्होंने इसको देखकर इसको समाप्त करने का निर्णय लिया। अब जब इन्होंने समाप्त करने का निर्णय लिया तो इस आंदोलन को अब क्या किए, जब समाप्त करने का निर्णय लिए तो कुछ लोग, कुछ जो नेता थे, भारतीय नेता थे, इनकी आलोचना करना शुरू कर दिए। इस आलोचना में कौन कौन था, जैसे सुभाष चंद्र बोस थे और इनके द्वारा फैसले को राष्ट्रीय संकट कहा गया था। सुभाष चंद्र बोस कहे कि अगर गांधी जी इस आंदोलन को क्या करते हैं कि समाप्त करते हैं तो समझ लीजिए कि ये जो फैसला इनका है ये राष्ट्रीय संकट है। ठीक है, उन्होंने ये कहा था। इसके साथ ही कई नेता जैसे आपके चित्तरंजन दास हुए, लाला लाजपत राय हुए, मोतीलाल नेहरू हुए आदि ने इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले की आलोचना की। अब इतने सारे नेताओं ने असहयोग आंदोलन को क्या किया कि समाप्त, जब ये गांधी जी कहे कि हम समाप्त करेंगे ना, तो इन्होंने आलोचना किया। लेकिन क्या होता है यहाँ पर गांधी जी नहीं मानते हैं और वो इसी बात पर डटे रहते हैं और बाद में सबने इस फैसले को स्वीकार भी कर लिया और यह आंदोलन क्या होता है, समाप्त कर दिया जाता है। अब आगे क्या होता है देखिए, चलिए हम देखते हैं।
अब आता है आपका स्वराज पार्टी जो 1923 में आता है आपका। इसके बाद कुछ नेता थे जो गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं रहा करते थे। अब जैसे ही वो आंदोलन आपका 1922 चौरी चौरा वाला कांड हुआ था, उसके बाद आता है स्वराज पार्टी। इसमें कुछ ऐसे नेता थे जो गांधी जी के विचारों को से क्या थे, बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। और ऐसे में जो गांधी जी के विचारों के साथ सहमत नहीं रहा करते थे, उन्होंने क्या की, एक नई पार्टी की स्थापना करने का निर्णय ले लिया। अब इसमें कौन कौन थे, आइए हम देखते हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो किसी के दिमाग नहीं मिलते तो वो पार्टी से वो अलग होने का ही निर्णय ले लेते हैं। तो इसी तरह गांधी जी के भी कुछ लोग ऐसे थे, गांधी जी के साथ भी, जिन्होंने अपनी पार्टी को बदलने का निर्णय लिया। तो इस क्रम में कौन कौन थे, हम आइए देखते हैं। तो इस क्रम में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में, मतलब इन्होंने दोनों ने मिलकर, मतलब चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। देखिए स्वराज पार्टी में क्या हुआ था कि हम यहाँ पर गांधी जी 1922 में क्या किए थे कि जो आंदोलन था उसको उन्होंने समाप्त करने का निर्णय लिया। तो जब इन्होंने समाप्त करने का निर्णय लिया तो कुछ लोग थे, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, उन्होंने अपनी पार्टी ही चेंज कर दी। और उसमें से कौन कौन थे, चित्तरंजन दास थे और मोतीलाल नेहरू थे। इन्होंने अपनी पार्टी चेंज करके तब 1922 के बाद यही इन्होंने 1923 में क्या किया, अपनी स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। अब अगली घटना क्या घटती है, आइए देखते हैं। अब ये पार्टी की स्थापना कर देते हैं अलग से। अब आता है हमारा 1924। अब 1924 में बेलगांव में क्या होता है कि महात्मा गांधी 1924 में देखिए बेलगांव में क्या होता है, अधिवेशन होता है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं महात्मा गांधी होते हैं। कांग्रेस का जो 40वां अधिवेशन और एकमात्र अधिवेशन है जिसमें गांधी जी क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। ठीक है। अब 1928 में आता है आपका साइमन कमीशन। अब देखिए साइमन कमीशन आता है तो इसमें भी क्या होता है कि साइमन कमीशन आता है तो यहाँ भी आंदोलन ही चलना शुरू हो जाता है। अब कैसे होता है देख लेते हैं हम। साइमन कमीशन जो होता है वो 3 फरवरी 1928 को विलायत से मुंबई पहुंचा और यहाँ इसका स्वागत देशव्यापी हड़ताल से हुआ। देखिए यहाँ भी साइमन कमीशन का क्या हुआ कि हड़ताल से ही इसका स्वागत हुआ। और जब कमीशन दिल्ली पहुंचा तो वहाँ पर क्या किया गया इसके साथ कि काले झंडे और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ इसका क्या किया गया, विरोध किया गया। कि साइमन कमीशन को कहा गया कि तुम वापस जाओ और काले झंडे के साथ इसका विरोध किया गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि साइमन कमीशन क्या होता है, साइमन क्या होता है कि जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया। जो लाला लाजपत राय हैं उनके नेतृत्व में इसके खिलाफ क्या किया गया, बहुत ज़्यादा प्रदर्शन किया गया। पर पुलिस के लाठीचार्ज के कारण ही कुछ दिनों के बाद लाला लाजपत राय जो थे उनकी मृत्यु हो गई। अब इन्होंने क्या किया था, ये इसके नेतृत्व करता थे तो वहाँ पर पुलिस की लाठियाँ चल रही थी तो इसी में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अब अगला हम देखते हैं कि अगली घटना क्या घटी होती है। देखिए हर घटना में कुछ न कुछ जरूर होता है। अब अगली घटना में देखिए क्या होता है। अब हमारा आता है 1929। 1929 में क्या होता है कि लाहौर में क्या होता है, लाहौर जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए लाहौर में 1929 में लाहौर में अधिवेशन होता है। ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, जवाहरलाल नेहरू होते हैं। और इन्होंने ही क्या किया था, पूर्ण स्वराज की। और इस अधिवेशन में इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि पूर्ण स्वराज की जो मांग की थी, मतलब जवाहरलाल नेहरू ने, वो कहाँ पर की थी या किस अधिवेशन में की थी। तो इन्होंने कब की थी, 1929 में की थी और लाहौर अधिवेशन में की थी। अब देखिए जैसे ये सब बीतता है उसके बाद आपका आता है दांडी मार्च। अब दांडी मार्च कब चलता है, 1900 देखिए जो आपका दांडी मार्च होता है वो 12 मार्च 1930 से शुरू होता है, यहाँ पर ये बना लीजिएगा। ठीक है। और 6 अप्रैल 1930 तक ये चलता है। अब इसमें देखिए क्या घटना घटती है, आइए हम इसको देख लेते हैं। देखिए यह जो दांडी मार्च होता है आपका 12 मार्च 1930 से शुरुआत होता है और 6 अप्रैल 1930 तक ये चला था। यह दांडी मार्च गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से लेकर दांडी गुजरात तक चलाया गया था। इसमें गांधी जी के साथ भारत के अलग अलग क्षेत्रों से कुल 78 सहयोगियों ने क्या लिया था, भाग लिया था। और इसकी जो दूरी थी, इसकी दूरी कितनी मील थी, 241 मील की थी। जो इसकी
जो आपकी दांडी यात्रा की जो दूरी थी वो कितनी थी, 241 मील की थी। इसको आप सभी याद रखिएगा। अब चलिए देखते हैं दांडी मार्च के बाद कौन सी घटना घटित होती है। अब आता है हमारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन। हम इसको देख लेते हैं, गोलमेज सम्मेलन में क्या है। तो देखिए यह सम्मेलन कब हुआ था, तो आइए हम देखते हैं। जो यह हमारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन है, ये 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक चला। यह सम्मेलन सेंट जेम्स पैलेस लंदन में आयोजित हुआ। लंदन में एक पैलेस है जिसका नाम क्या है, सेंट जेम्स पैलेस। वहीं पर क्या हुआ था, ये आयोजित हुआ था। अब आइए हम अगला देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि इसमें इस सम्मेलन में जो ब्रिटिश सम्राट थे वो जॉर्ज पंचम थे, और ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे, रैमजे मैकडोनाल्ड थे। और इस टाइम जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, लॉर्ड इरविन थे। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ब्रिटिश राजनीतिक दलों के 16 प्रतिनिधि, कितने, 16 प्रतिनिधि देशी रियासतों के और 16 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के और 57 राजनीतिक नेता थे। कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि इस सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुआ। कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुआ था। आपको पूछ सकता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे कि नहीं हुए थे, तो नहीं हुए थे। अब आइए देखते हैं इसके बाद क्या आता है। अब आता है हमारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या होता है कि द्वितीय गोल सम्मेलन हमारा 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया था। देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, द्वितीय में उन्होंने भाग लिया था, और 1 दिसंबर 1931 को ये क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। यह सम्मेलन भी कहाँ हुआ था, लंदन में ही हुआ था। जैसे हमारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, लंदन में, वैसे ही हमारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। और उस समय देखिए जो ब्रिटिश सम्राट था कौन था, जॉर्ज पंचम था, और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था आपका, रैमजे मैकडोनाल्ड था। और वायसराय कौन था, यहाँ पर वायसराय चेंज हो जाता है आपका, वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन था। ठीक है, कौन था, लॉर्ड वेलिंगटन। अब यहाँ पर क्या होता है कि कांग्रेस के प्रतिनिधि कौन थे, कांग्रेस के प्रतिनिधि कौन थे, तो कांग्रेस से जो प्रतिनिधि थे वो महात्मा गांधी थे, वह कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। ठीक है, यहाँ पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक है, अब महिला प्रतिनिधि कौन थी, महिला प्रतिनिधि में आपकी सरोजिनी नायडू थी और बेगम जहां आरा शाहनवाज थी। ये याद रखिएगा, पूछ सकता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो प्रतिनिधि करने वाली थी तो महिलाओं के नाम बताइए। तो कितनी महिला थी, 2 महिला यहाँ पर थी, सॉरी 3 महिला है यहाँ पर। देखिए यह महिलाओं के नाम है सरोजिनी नायडू, बेगम जहां आरा शाहनवाज, ये 2 महिलाएं आपकी थी। अब देखिए तीसरा क्या है, राष्ट्रीय दल के प्रतिनिधि में कौन था, तो जो राष्ट्रीय दल का प्रतिनिधि था यहाँ पर मदन मोहन मालवीय जी थे। और दलित वर्ग से कौन था, दलित वर्ग से कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अब मुसलमानों आगा खां, मतलब मुसलमानों के जो प्रतिनिधि थे कौन थे, आगा खां थे, मौलाना शौकत अली, मोहब्बत अली जिन्ना। ठीक है, अब ये लोग क्या थे, उसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के प्रतिनिधि, ये आपको पता चल गया। अब आइए अगली घटना क्या घटती है। अब आता है हमारा तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन को हम पढ़ते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में क्या होता है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद हमारा जस्ट आता है तृतीय गोलमेज सम्मेलन। ये जो होता है, जब ये गोलमेज सम्मेलन विफलता के बाद, जब दूसरा क्या होता है गोलमेज सम्मेलन विफल हो जाता है, उसके बाद 17 नवंबर 1932 में 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। जैसे ही दूसरा क्या हुआ, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था कि नहीं लिया था, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब जैसे ही वो विफल हुआ उसके बाद तीसरा शुरू हुआ, तो ये 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में तीसरा गोल सम्मेलन आयोजित किया गया। मतलब आपको यहाँ याद रखना है कि तीनों गोल सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, लंदन में ही हुआ था। अब क्या है कि तीसरे गोल सम्मेलन में कुछ प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कौन कौन थे वो प्रतिनिधि, जैसे हम देख लेते हैं। अब किन्होंने भाग नहीं लिया, किन्होंने भाग लिया, देखिए ब्रिटिश सम्राट कौन थे, जॉर्ज पंचम। ब्रिटिश प्रधानमंत्री इसमें कौन थे, रैमजे मैकडोनाल्ड। और वायसराय कौन थे, लॉर्ड वेलिंगटन। देखिए यहाँ पर सिर्फ वायसराय आपको याद रखना है, बाकी तीनों में ये सेम है। अब हम अगला देखते हैं, यहाँ पर क्या है कि इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है आपको कि कांग्रेस ने
किस सम्मेलन में भाग लिया था? तो जो कांग्रेस थी वे केवल आपके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, बाकी किसी में नहीं लिया था। तो इसीलिए कहा जाता है कि गोलमेज सम्मेलन में सिर्फ एक ही बार कांग्रेस ने भाग लिया था। इंग्लैंड के लेबर पार्टी ने भी भाग नहीं लिया। किसमें नहीं लिया? इन्होंने तृतीय में। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में जो इंग्लैंड की लेबर पार्टी थी उन्होंने भी भाग नहीं लिया और मोहम्मद अली जिन्ना को भी आमंत्रित नहीं किया गया। ये जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन था, पूछ सकता है कि मोहम्मद अली जिन्ना को किस गोलमेज सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया गया? तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन में इन्हें आमंत्रित नहीं किया गया। अब आगे की घटना क्या घटती है हम आइए देखते हैं। अब आता है हमारा 1932 तक हो गया। अब 1932 के बाद हम देखते हैं 1932 के बाद हम पहुंचते हैं 1935 में। अब 1935 को हम देख लेते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा 1935 में क्या किया गया? पारित किया गया। अब 1937 में क्या हुआ? लागू हुआ। यह लॉर्ड लिनलिथगो के नेतृत्व वाली संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट पर क्या थी? आधारित थी। अब 1939 में क्या होता है? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। प्रथम विश्व युद्ध कब तक चला था? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए था। देखिए प्रथम जो विश्व युद्ध था वो 4 साल तक चला था, आप सभी याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला। अब देखिए ये 1939 से लेकर 1945 तक हमारा द्वितीय विश्व युद्ध चला था। अब मुस्लिम लीग ने 1940 में एक अलग देश पाकिस्तान की क्या की? मांग की और 1942 में क्रिप्स मिशन आया। कौन आया? 1942 में आपका क्रिप्स मिशन आया। अब अगला घटना क्या घटती है हम देखते हैं कि स्टेटफोर्ड क्रिप्स ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल को गठबंधन सरकार में श्रम मंत्री थे। ठीक है, जो स्टेटफोर्ड थे वो क्रिप्स ब्रिटेन में क्या थे? विंस्टन चर्चिल की गठबंधन सरकार में श्रम मंत्री थे। क्रिप्स मिशन कब था? 22 मार्च से 11 अप्रैल 1942 तक भारत आया। कब तक आया? 22 मार्च से लेकर 11 अप्रैल 1942 तक आया। इसका उद्देश्य क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध के लिए भारतीय सहयोग प्राप्त करना था। अभी तो देखिए इन लोगों ने, जब भारतीयों ने इन्हें सहयोग दिया तो इन लोगों ने बाद में जाके रॉलेट एक्ट पर धोखा दे दिया। जब भारतीयों ने सोचा था कि रॉलेट एक्ट में ये हमारा साथ देंगे तब तो नहीं दिया। अब देखिए अब जब द्वितीय विश्व युद्ध भी स्टार्ट करते हैं तो इनकी क्या होती है? मन में लालसा होती है कि भारतीय हमारा साथ दें, तो इनका सहयोग प्राप्त करना था, इसीलिए ये क्रिप्स मिशन आया था। ठीक है, अब देखते हैं अगली घटना क्या घटती है। अब होता है हमारा 1945। 1945 से पहले हम 1942 की घटना को देख लेते हैं जो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया, जिसके तहत गांधी जी सहित लगभग सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। किसमें? जो आपका ये आंदोलन चला था भारत छोड़ो आंदोलन, इसी में सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिए सभी लोगों ने। गांधी जी को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस में क्या किया गया? कैद करा गया था। और अंग्रेजों की ओर से पूरी कोशिश थी कि इस आंदोलन को दबाने की हो रही थी, क्योंकि अंग्रेज क्या चाह रहे थे कि हम इस आंदोलन को दबाएं, परंतु इस आंदोलन की दूसरी प्रकृति के नेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों में से यह आंदोलन जारी रखा। ऐसा नहीं कि अगर हम आंदोलन स्टार्ट करें तो हम एक ही जगह से शुरू करेंगे। गांधी जी का अलग अलग क्षेत्र था, गांधी जी को इन्होंने कैद कर लिया, फिर भी अलग अलग क्षेत्रों से लोगों ने क्या किया? इस आंदोलन को जारी रखा। इसके साथ साथ लोगों ने इस आंदोलन में खूब सहयोग भी किया। ठीक है, और इस आंदोलन में क्या हुआ था कि भारत के अंतिम सबसे बड़ी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में से एक बना। ये जो हमारा आंदोलन था 1942 का, ये स्वतंत्रता संग्राम का भारत की जो लड़ाई थी वो सब सारे आंदोलन को मिला के एक ऐसा आंदोलन बना था जो सबसे बड़ा आंदोलन यही माना गया आपका। ठीक है, अब उसके बाद हम देख लेते हैं 1942 से हम चलते हैं 1945 में क्या होता है? शिमला सम्मेलन होता है। अब 1945 में देखिए शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया था। यह भारत शिमला में वायसराय लॉर्ड वेवेल और ब्रिटिश भारत के प्रमुख राजनीतिक नेताओं के बीच क्या थी? एक बैठक थी। यह वेवेल योजना के प्रावधानों पर चर्चा करने के लिए क्या किया गया था? आयोजित किया गया था। सम्मेलन 24 जून 1945 को शिमला में शुरू हुआ था और 14 जुलाई 1945 तक यह सम्मेलन चला था।
शिमला सम्मेलन क्या हुआ, विफल हुआ। यहाँ पर शिमला सम्मेलन क्या हुआ आपका, विफल हुआ। अब उसके बाद 1946 में आपका कैबिनेट मिशन आता है। अब कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या होता है, सबसे पहले हम यह देख लेते हैं। भारत के लिए संविधान के निर्माण के संबंध में भारतीय नेताओं के साथ समझौते पर पहुंचना। ठीक है, एक संविधान बनाने वाली संस्था भारत की संविधान सभा तैयार करना, प्रमुख भारतीय दलों के समर्थन में से एक कार्यकारी परिषद की स्थापना करना, ये इनका क्या था, उद्देश्य था। अब इनका ये उद्देश्य था तो आगे क्या घटना घटित होती है। अब आता है हमारा 1947। देखिए 1946 में हमारा कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन में ये लोग अपना उद्देश्य रखते हैं कि ये भारत के लिए एक संविधान का निर्माण हो और उसके संबंध में भारतीय नेताओं के साथ समझौते पर पहुंचना, और एक संविधान का बनाने वाली संस्था, जैसे कि संविधान को जो बनाने वाली संस्था हो वो होनी चाहिए, भारत की संविधान सभा तैयार करना, और प्रमुख भारतीय दलों के समर्थन में एक कार्यकारी परिषद की स्थापना करना, इनका क्या था, उद्देश्य था। किसका, जब हमारा कैबिनेट मिशन आया 1900 कितने में आया था आपका, 46 में आया था। ये सभी याद रखिएगा, पूछता है कि कैबिनेट मिशन कब आया था, तो 1946 में आया था। अब आता है हमारा 1947। अब जैसे ही हमारा 1947 आता है, 22 मार्च 1947 को ब्रिटिश भारत का 34वां एवं अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका 1947 को ब्रिटिश भारत का 34वां एवं अंतिम गवर्नर जनरल आया था, उसका नाम क्या है, तो नाम क्या है उसका, लॉर्ड माउंटबेटन। ये कहाँ आया, भारत आया। और लगभग 2 महीने की वार्ता के पश्चात, कितने महीने, 2 महीने की वार्ता के पश्चात लॉर्ड माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारत का विभाजन अनिवार्य है। इन्होंने क्या कहा कि भारत का जो विभाजन है वो अनिवार्य है। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान को क्या किया गया, 2 देश को अलग अलग बना दिया गया। किसके अनुसार बनाया गया, लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के अनुसार इन्होंने योजना बनाया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि पश्चिम पाकिस्तान और दूसरा क्या होता है, भारत पाक विभाजन कब होता है आपका, देखिए पश्चिम में क्या होता है आपका, पाकिस्तान को दे दिया जाता है। अब यही हमारा जो भारत पाक विभाजन होता है 1947 में होता है। अभी आपके ये बीपीएससी में पूछा गया सवाल था कि भारत पाक विभाजन हुआ था कब हुआ था, तो ये कब हुआ था, 1947 में हुआ था। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी जो चीज़ें बची होंगी हम आपको अगली वीडियो में दे देंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए आप सभी, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप तक ज़रूर पहुंचे। और ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड है, क्योंकि सारे एग्ज़ाम में आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका सुपर टेट हो, चाहे आपका यूपी टेट हो। इस सभी से अगर आपने सी टेट में भी एसएसटी ले रखा है तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ से आते हैं।